हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर इस समय हम लोग सुन रहे हैं जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास नरक कुंड में वास, जो कि उनके उपन्यास धरती धन्ना अपना का दूसरा संस्करण है। धरती धन्ना अपना उपन्यास भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण दलित उपन्यास धरती धन्ना अपना एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। काली नामक युवक के इर्द गिर्द घूमता यह उपन्यास, जिसका दूसरा संस्करण नरक कुंड में वास में हम पढ़ रहे हैं, तो आप पहले उसको भी सुने, उसके बाद हमारे इस उपन्यास को सुने और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समस्त भाग जब भी हम डालें तो आपके पास पहले से पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब हम 2 भागों में इसको प्रस्तुत कर चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हमने देखा कि काली नामक युवक जो गांव से भाग आया है। पहले वह अपने गांव गया था। गांव में उसकी चाची रहती थी। वहां उसने नया पक्का मकान बनवाने के लिए भी सोचा, पर गांव में ही चमार जात की लड़की ज्ञानों से उसकी मित्रता हो जाती है। मित्रता प्रेम में बदल जाती है और प्रेम के द्वारा फिर ज्ञानों गर्भवती हो जाती है। गर्भवती ज्ञानों के गर्भ की बात सुन गांव में हाहाकार मच जाता है। उसके माँ और भाई के द्वारा उसको जहर दे दिया जाता है और काली को सब लोग दुश्मनों की तरह ढूंढते हैं। वही काली जो गांव का नेता बना था, चमारों और दलितों का नया नेता नवयुवक था, उसके लोग खून के प्यासे हो जाते हैं। शिक्षा और अज्ञानतावश काली को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है और गांव के लोग कुएं में 7 दिन बाद एक किसी मृत व्यक्ति की लाश को पाते हैं और उसको काली की लाश समझ लिया जाता है। इधर काली गांव छोड़कर शहर भाग आता है। शहर में आता है तो वह रेलवे स्टेशन पर रुकता है। एक दिन फाके करने के बाद वह बस स्टैंड पे जाता। बस स्टैंड पर उसको 2-4 लोग मिलते हैं, उसी बस स्टैंड पर काम करने वाले, जो कि बड़े दयालु होते हैं। वहीं आपस में उसको अपने खाने से थोड़ा खाना दे देते हैं। उस शहर को वह काली घूमता है, ढूंढता है वहाँ पे काम, पर उसको काम तो नहीं मिलता। वह उनके साथ उस बस अड्डे पर ही 2 दिन काम की तलाश में रहता है। उन्हीं लोगों के द्वारा दिया हुआ खाना खाता है। उसको अपनी स्थिति बहुत ही दयनीय लगती है। वह शहर में काम की तलाश में इधर उधर घूमता है, अपने ऊपर शर्मिंदा होता है, अपने अतीत को याद करता है। वह बस पे काम करने वाले खलासी बरकत के साथ ही रहता है, वहीं सोता है और बरकत ने ही उसको दूध जलेबियाँ खिलाई थी। दूध जलेबी खाने के बाद वह उसके साथ छत पर लेटा, पर उसको नींद नहीं आई। रात में जल्दी ही वह अपना नित्य क्रिया निपटाकर वापस नहा भी लिया और जब बरकत उठा तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने पूछा, तू कब उठा? बरकत के जाने के बाद मनसुख नामक एक युवक, जो कि उसी बस अड्डे पर काम करता था, वह भी उसके साथ रहता है। दोनों चारपाई के साथ दीवार पर लेटते हैं। काली को उठा देखकर वह पूछता है कि तू उठ गया? तो काली उसको बताता है हाँ। इसके आगे का हम भाग देखते हैं कि काली को खुद से ही बदबू महसूस होने लगती है और वह देखता है इधर उधर कोई नहीं है, तो वह अपने सारे कपड़े उतार कर नल पर बैठकर नहा लेता है, क्योंकि उसके पास दूसरे कपड़े भी नहीं होते। और अधिक ठंड महसूस होने पर वह पास में ही जल रही एक भट्टी के पास खड़ा होकर अपनी सर्दी को दूर करता है। तब तक बरकत भी उठ जाता है और उससे बातें करना लगता है। वर्कशॉप पर रौनक बढ़ जाती है। एक साथ कई आदमी बोल रहे थे। काली छत के उस हिस्से पे चला गया जहाँ से वर्कशॉप पूरी तरह नजर आती है। बसों की सफाई हो रही है। क्लीनर वर्कशॉप के हैंडपैप पर हाथ मुंह धो रहे हैं। मैकेनिक लारी के इंजन के बोनेट को उठाकर ठोका ठाकी कर उसकी स्थिति का जायजा ले रहा है। तब तक सभी लोग उठ जाते हैं और सब आपस में बातें करने लगते हैं। और काली जब पीछे मुड़ा तो देखा कि खाट पर मनसुख लेटा हुआ है और करवटें बदल रहा है। काली ने पूछा कि कब उठोगे? तो उसने खुद ही काली से पूछ लिया कि तू कब उठ गया? तो काली ने कहा, बहुत टाइम हो गया, मैं तो जंगल पानी भी करके आ गया। बर्फ़ के कारखाने का भी एक चक्कर लगाया, पर वहाँ कोई था नहीं।
तो बरकत ने कहा, यार तू तो बड़ा हिम्मती है, मैं तो आधी रात को सोया और फिर फिल्म के सीन याद आने लगे। दिल्ली जाने वाली पैसेंजर गाड़ी के निकलने के बाद ही नींद आई। बहुत मीठी नींद थी कि बस की आवाज़ ने जगा दिया। दोनों चारपाई को दीवार के साथ टिकाकर काली भी मनसुख के पीछे पीछे सीढ़ियों पर उतर आया। मनसुख बोतल उठाकर नल पर चला गया और दीवार लांघता हुआ बोला, आज जंगल पानी के लिए दूर जाना पड़ेगा, दिन जो चढ़ गया है। काली ने उससे कहा, ठीक है, मैं तब तक बर्फ़ के कारखाने में आता हूँ, वहाँ इस समय कोई नहीं होगा। वैसे जैसे तुम्हारी मर्जी, मनसुख ने दीवार लांघते हुए कहा। मनसुख के इंतजार में काली खुले आंगन में चहलकदमी करता रहा। ड्राइवर दोनों बसों को अड्डे के अंदर ले आया, उनके मुंह सड़क की ओर करके बराबर खड़ा कर दिया और स्वयं मुकंदे हलवाई की दुकान पर जा बैठा। मनसुख जल्दी ही पलट कर आया। बसों को अड्डे के अंदर खड़ा देख उसने काली से पूछा, ये बसें कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले, काली ने उत्तर दिया। ड्राइवर और क्लीनर कहाँ है? हलवाई की दुकान पर है। काली ने हलवाई की दुकान की ओर इशारा किया। ठीक है, कोई चिंता नहीं। मनसुख ने इत्मीनान की सांस ली और कमीज पजामा उतारता बोला, यार नल गोड़ दे, जल्दी जल्दी एक चुम्बी लगा लूँ। काली नल का हैंडल ऊपर नीचे करने लगा। मनसुख मोटी धार के नीचे बैठकर सुस्ती दूर करता रहा। ड्राइवरों के आने से पहले ही मनसुख तैयार होकर बस के पास आ खड़ा हुआ। उस्ताद बंदगी? मनसुख ने प्रसन्नचित्त माथे को छुआ। बंदगी भाई, ड्राइवर सुरजन लाल ने उत्तर दिया। नवा शहर का हाका लगा दे, होशियारपुर से पहली रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई है। बेहतर, बहुत बेहतर उस्ताद जी। मनसुख सड़क की ओर बढ़ गया। काली भी उसके पीछे पीछे चला। सड़क के किनारे उसके बराबर आ खड़ा हुआ। चलता हूँ, जरा बर्फ़ कारखाना देखाऊँ। हाँ जा। मजदूर मंडी में खड़े ही खालसा ही होता है। जिसने भी मजदूरी की ज़रूरत होती वह आता है, आदमी छांट कर अपने साथ ले जाता है और ज़्यादातर सब परिचय के ही ले जाता है। मनसुख ने काली को समझाया और फिर खुद हाथ देने लगा। आ जाओ, फगवाड़ा, बहराम, बंगा, नवा शहर, गोराया, फिल्लौर, लुधियाना। मनसुख की हाँ को पीछे छोड़ता हुआ काली तेज कदमों से बर्फ़ के कारखाने की ओर बढ़ता गया। सड़क पर काफ़ी रौनक थी। बहुत से ग्वाले साइकिलों के पीछे दूध के मटके और गागरे भरे हैंडल को छोटे छोटे डिब्बे से भरे हुए हलवाई की दुकानों की ओर दौड़े जा रहे थे। काली बस्ता बचाता बर्फ़ कारखाने के सामने पहुंच गया। आंगन में कई रेढ़ियाँ खड़ी थी। बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिल्लें लादी जा रही थी। भीड़ के कारण लॉरियों का नंबर लगने लगा। रेहड़ी वाले भी लाइन में लग गए। रेहड़ी और रेहड़ियों के लिए जब अंदर जगह नहीं रह गई तो उनको बाहर ही जगह बनानी पड़ी और सब पर बर्फ़ की सिल्लियाँ लादी जा रही थी। काली सब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मैले कुचल्ले कपड़े पहने एक व्यक्ति काली के पास से गुजरा तो वह भी उसके पास पीछे पीछे चलने लगा। जब वह गोदामों की ओर बढ़ता ही गया तो काली ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। ए भाई जी! लपक उसके पास पहुंचकर काली ने नम्र स्वर में कहा, यहाँ मजदूरों की मंडी कहाँ लगती है? 2 जगहें हैं। उसने गोदाम के निकट एक पेड़ की ओर इशारा किया और मंडियों को तो उस पेड़ के नीचे बता दिया। राज कारीगर और दूसरे मजदूरों की मंडियाँ अलग लगती हैं। कितनी देर है भी मंडी लगने में? काली ने डरते डरते पूछा। मंडी लगने ही वाली है, ज़रूरतमंद आने शुरू हो जाएंगे, उस व्यक्ति ने बताया। तुम्हें किसी से मिलना है? नहीं, मुझे मजदूरी चाहिए। काली ने हाथ जोड़े। कोशिश करके देखो, लेकिन है मुश्किल। ज़्यादातर यहाँ बंधे हुए मजदूरी हैं। फुटकर मजदूरी भी कभी कभी निकलती रहती है। शायद कोई ज़रूरतमंद आ ही जाए। क्या माल गोदामों में गुंजाइश हो सकती है? बहुत कठिन है। हर गोदाम के अपने पांडी बंधे हुए हैं। जिस दिन काम नहीं होता तो वो भी बेकार ही बैठे रहते हैं। यह देख काली की निराशा बढ़ने लगी। अपनी बेबसी और बेकसी का एहसास जोर पकड़ने लगा। गुजरे हुए कल के बारे में सोचता तो उसे बहुत भला लगता। बरकत और उसके साथी उसकी आंखों के सामने घूम गए। मुंह में दूध जलेबी का स्वाद महसूस होकर काली गदगद हो उठा। सब लोग अगर मनसुख और बरकत जैसे ही हो जाएं तो स्वर्ग इसी धरती पर उतर आए। काली आशा निराशा के बीच लटका हुआ विचारों में भटकता रहा कि साइकिल पर 2 आदमी आए। एक नौजवान साइकिल चला रहा था और दूसरा 40-45 के घेरे का व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ। काली के बराबर के नौजवान लड़के ने साइकिल रोक दी। पीछे बैठा व्यक्ति भी उठा। लड़का भी साइकिल से नीचे उतरा। कहाँ है तुम्हारा मिस्त्री मजदूर? कुंदन लाल ने प्रदीप से कहा। ताया जी यहीं से ले गया था, जरूर ही यहीं आएगा।
वे दोनों उलझाए हुए इधर उधर झांकते रहे, फिर साइकिल को साथ साथ चलाते हुए सड़क की ओर बढ़ गए। रास्ते में एक व्यक्ति को आता देख प्रदीप ने हर्ष की ध्वनि की। ताया, मैंने बताया था ना कि वह यहाँ जरूर आएगा। यही तो था, और रात को ही निखर कर नींद आती। यह तो अकेला है, गारा मिट्टी देने के लिए और भी तो आदमी चाहिए। कुंदन लाल ने चिंता व्यक्त की। वह भी आता होगा, ये सब सवेरे यहाँ इकट्ठा होते हैं। प्रदीप इस तरह से बता रहा था कि जैसे वह इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो। मिस्त्री ध्यान सिंह उनके पास आ गया। प्रदीप को देख उसकी बाँछें खिल गई। उसने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए 3-4 बार औजारों की बोरी इधर उधर बदल दी। मिस्त्री, हम तो ताया जी की दुकान पर इंतजार कर रहे थे, प्रदीप ने कहा। यहाँ से वह आने वाला है, ध्यान सिंह ने मुस्कुरा दिया। हर आदमी को अपने अपने धंधे का भेद रखना पड़ता है। बाकी लोगों की तरह हम भी अपनी मार्केट पर नज़र रखते हैं, कौन कहाँ लगा है, नया आदमी कौन आया है, क्या काम जानता है, मिलकर काम करने का आदी है या दूसरे के काम में सेंध लगाता है। अच्छा, बात तो ऐसे करता है जैसे हीरे का व्यापारी है, कुंदन लाल ने कटाक्ष किया। मिस्त्री तेरा साथी कहाँ है, गारा ईंट देने वाला? वह सीधा वहीं पहुँचेगा, बल्कि कहो पहुँच ही गया हो, मिस्त्री ध्यान सिंह ने कारोबारी ढंग से बताया। चलो आप, मैं आता हूँ। अभी चलो ना, प्रदीप ने आग्रह किया। तुम चलो तो, तुम्हें साइकिल पर जाना है सड़क से, मैं तो गलियों से होता हुआ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, मिस्त्री ध्यानचंद्र ने भरोसा दिलाया। अभी क्यों नहीं चलते? कुंदन लाल ने खींचकर सर झटक दिया। टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, मिस्त्री ध्यान सिंह ने समझाया। लाला जी, खोटे काम के कोई खरे पैसे नहीं देता, पूरा काम करके ही गिनकर खरे पैसे लेता हूँ। वे थोड़ी देर तक आपस में बक झक करते रहे, फिर जोरदार ताकीद करके कुंदन लाल और प्रदीप चले गए। मिस्त्री ध्यान सिंह काली के पास से गुजरा तो उसने बहुत नम्रता से बंदगी की। मिस्त्री ध्यान सिंह रुक गया, उसने हाथ जोड़ दिए। मिस्त्री जी, एक विनती करनी थी। बोलो, ध्यान सिंह ने काली की ओर ध्यान से देखा। कंधे का बोझा हल्का करने के लिए बोरी नीचे रख दी। मुझे काम चाहिए, कैसा भी हो, फांकों की मार झेल रहा हूँ। काली ने अपनी हालत को और अधिक से अधिक बदतर बताने की कोशिश की, जिससे मिस्त्री के मन में दया आ जाए। मिस्त्री ध्यान सिंह एक बार काली को पूरी निगाह से देखता है, जैसे उसके भीतर झांकना चाहता हो। कितने दिन हुए शहर आए? परसों ही रात आया हूँ। माँ बाप, ताया ताई, चाची, फूफी, बुआ, बहन कोई नहीं है। इस दुनिया में अकेला हूँ। गांव वालों ने मार कर निकाल दिया है। काली गिड़गिड़ाया। किसी की बहन बेटी को छेड़ा होगा, तभी तो निकाला गया गांव से। मिस्त्री ध्यान सिंह ने शक से काली की ओर देखा। भीख मांगने का धंधा करना हो तो रेल लाइन के पास चले जाओ, भिखमंगों की झुग्गियाँ दूर से ही नजर आ जाएंगी। बाकी काम करना है तो सब्र करो, शहर को देखो भालो, हर परदेसी यहाँ चोर उचक्का ही समझा जाता है। मैं तो इस शहर में पहली बार आया हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता। काली ने बेबसी में सर हिलाया। तो फिर गांव वापस चला जा, जिसकी बहन बेटी को छेड़ा हो उसके पाँव में गिरकर माफ़ी मांग ले और टूटे रिश्तों को फिर से गांठ ले, ध्यान सिंह ने सलाह दी। यह नहीं हो सकता, काली बहुत निराशा से इनकार में सर हिलाता है। मिस्त्री ध्यान सिंह सड़क की ओर मुड़ गया और दूर से आदमी को आते देख उसकी ओर लपकने लगा। जो कश्मीर आया, कश्मीरा ओए। काली कारखाने की दीवार के साथ पीठ टिकाकर बैठ गया। सिर को घुटनों के अंदर रखकर वह इतना ज़्यादा निराश था कि उसे रोना भी नहीं आ रहा था। दीवार पार कर खड़ी इधर उधर झांकती और फिर बिल में भागती हुई चूहिया को देखकर उसके मन में ईर्ष्या हो गई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने सोचा कि इस शहर में चूहिया के पास भी अपना बिल है और अपनी पहचान है, पर मैं क्या करूं? वह घुटनों पर हाथ रखता हुआ यूं उठा जैसे बहुत ज़्यादा थक गया हो। फिर वह धीरे धीरे कदम उठाता बर्फ़ के कारखाने के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सूरज चढ़ने के बाद माल गोदामों और सड़कों के दोनों ओर बर्फ़ के कारखाने के पास लोग जमा होने लगे। उनमें से अधिकतर एक दूसरे को जानते थे, जो आपस में बीड़ी सिगरेट फूंक रहे थे। ज़्यादातर लोग 25 और 35 के बीच में थे। कुछ नौजवान भी थे और कुछ थोड़ा ज़्यादा दाढ़ी मूछ वाले बुजुर्ग थे। वे सब अलग अलग गिरोहों में बैठ गए। राजगीर अलग थे, सफ़ेदी तथा रंग करने वाले अलग।
बढ़ाई अपनी अपनी बोरी लिए जरा परे हटकर बैठ गए और बेहुनर मजदूर एक तरफ बिखरे हुए थे। वे सब अलग अलग और निराश दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें कई दिनों से भरपेट खाना नहीं मिला या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने से उनका शरीर सूख गया है। धीरे धीरे लोग वहाँ आने शुरू हो गए। वे घूमते हुए सब पर सरसरी नज़र डालते और जान पहचान के व्यक्ति की तलाश में आगे निकल जाते या फिर बातचीत में उसका हसब नसब निवास तजुर्बे आदि की जानकारी करके अपने काम का कारीगर चुन लेते और चले जाते। मजदूरों के मामले में पड़ताल और भी कड़ी थी। उनमें बाकी बातें बराबर होने पर तंदुरुस्ती को पहल दी जाती थी। मजदूर लगने के इच्छुक एक दो व्यक्तियों ने काली की ओर भी आंख भरकर देखा तो उसे आशा बंधी और अचेतनता में ही उसकी छाती और चौड़ी हो गई और बाहों की मछलियां फड़कने लगी। अजनबियों ने बिल्कुल देहाती चेहरा देखा तो वे आगे बढ़ गए। कोई आधे घंटे में ही मंडी खाली हो गई। बहुत से कारीगर और उनके साथियों को काम मिल गया। बाकी निराश हो इधर उधर बिखर गए। कुछ लोग माल गोदामों की ओर चले गए, लेकिन ये भी दूर ही थे। यहाँ किसी ने ऊंची आवाज़ में सूचना दी, यहाँ हाजिरी पूरी है, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। सब उल्टे पांव ही बर्फ़ कारखाने की ओर आ गए, गेट के अंदर घुस गए। काली भी उनके पीछे चला गया। वे लोग गेट के अंदर खड़े होकर उत्सुकता से दफ्तर की ओर देखने लगे। जब वहाँ से कोई बाहर आता तो कुछ लोग ज़मीन पर ही बैठ गए और कुछ दीवार के सहारे खड़े रहे। कारखाने के अंदर से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा था। जब एक मोटर कार हॉर्न बजाती हुई गेट के अंदर दाखिल हुई तो कोई लोग कारखाने के भीतरी हिस्सों में भागकर बाहर आ गए। अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति जो बर्फ कारखाने का मैनेजर था, कार के पास गया। उसने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को बहुत झुककर बंदगी की और फिर उसकी हर बात के उत्तर में हाथ जोड़कर बहुत नम्र स्वर में जी सर, जी हाँ, जी जनाब कहता रहा। मोटर हॉर्न बजाती हुई गेट के बाहर चली गई। वही व्यक्ति कुछ लोगों को बहुत रौब से पुकारने लगा। गेट के पास बैठे और दीवार के साथ खड़े लोगों को देख वह भड़क गया। यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? हम मजदूरों की जब भी ज़रूरत होगी तो हम बोर्ड पर नोटिस लगा देंगे। भागो यहाँ से। कैसे लामबंदी करके खड़े हैं? सब बाहर चले आए। सब भूखे मर रहे थे। सबको वहाँ से भगाया जा रहा था। काली बेहद निराश था। सब लोग इधर उधर बिखर गए। वह सड़क से थोड़ा हट इस दुविधा में फंसा रहे कि कहाँ जाए। मजदूर मंडी में तो उसका मोल नहीं। बस एक बार फिर माल गोदामों की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठा। सामने से गोदाम से दो मजदूर एक रेढ़े पर छोटी बड़ी बोरियां लादे आ रहे थे और कुछ आगे एक पेड़ के नीचे दो ढेरियां बनी हुई थी। पल्लेदार दोनों ढेरियों से बराबर माल उठाकर उसे आपस में अच्छी तरह मिला रहा था। काली यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था और बेहद निराश था। क्या हेरा फेरी हो रही है? पीठ पर छोटी बोरी टिकाए एक पांडी ने पूछा। गरम मसाले की तेजी नरम कर रहा हूँ। पल्लेदार मुस्कुराया। गरम मसाले में क्या मिला रहे हो? पक्का तो रब जाने या लाला, मुझे तो घोड़े की लीद लग रही है जो लोगों की जान लेने पर उतारू हो। बहेड़ा पीस कर मिला दिया करो, सस्ता मिल जाता है, पांडी ने सलाह दी। बादाम की गिरी में तू क्या मिला रहा है? पल्लेदार ने पूछा। खुबानी की गिरी। पांडी मुस्कुराया। दोनों की शक्लें मिलती थी हैं। गोदाम से गोल टोपी, कमीज और पजामा पहने एक लाला बाहर निकला तो पल्लेदार अपनी बातचीत छोड़कर काम में व्यस्त हो गया। हाथों में पकड़े कागजों के पुलिंदे पर सरसरी नज़र डालकर इधर उधर झांकने लगे। पेड़ के नीचे काली को शिकारी कुत्ते की तरह पंजे के बल बैठा देख वह घबरा गया। उसने दोनों मजदूरों को अपने पास बुला लिया। काली की ओर इशारा करके उसने रौब से पूछा, यह आदमी कौन है? यहाँ क्यों बैठा है? उन्होंने सिर हिलाकर लाइल्मी जाहिर की तो लाला भड़क उठा। गिरी बादाम की एक बोरी कम से कम 450 रुपये की है। अगर माल चोरी या खुर्द बुर्द हुआ तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सारी उम्र हर जाना नहीं दे सकोगे। मैं तो आज सहबन गोदाम देखने आ गया। बाहर के आदमी का यहाँ क्या काम? फिर वह गरम मसाले की ढेरियों की ओर देखकर चिल्लाया, व्यापार में 100 पर्दे होते हैं और तुम लोग बाहर के आदमी को यहाँ बेरोक टोका नहीं जाने दे रहे हो।
दोनों मजदूर हाथ झाड़ते हुए काली की ओर यूं लपके जैसे उस पर हमला करना चाहते हों। उन्हें अपनी ओर आता देख वह हड़बड़ा गया और बाहें फैला ली जैसे उनके हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हो। कौन है तू? यहाँ क्यों बैठा है? एक मजदूर ने रौब से पूछा। मेरा नाम काली है, मैं मजदूरी की तलाश में यहाँ आया हूँ। बैठा तो यूं था जैसे तेरे मुंह को छुआरा लगने के लिए थाल उठाए हुए कोई आने वाला है। बाहर के आदमी का गोदामों के पास आना मना है। भाग जाए यहाँ से, वरना टांगे तोड़कर सड़क पर फेंक देंगे। दूसरे मजदूर ने धमकी दी। काली चादर को कंधे के गिर्द में लपेट गर्दन झुकाए वहाँ से चल दिया। भाग कर आते हैं गांव से पैसे की तलाश में, जैसे शहर में नोटों के पेड़ लगते हों। एक मजदूर ने कटाक्ष किया। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ काली सड़क के किनारे आ खड़ा हुआ। सूरज आकाश में काफ़ी ऊपर आ गया। किरणों से स्टेशन के पार तेल के बहुत बड़े बड़े ऊंचे सफ़ेद जखीरे बहुत रोशन हो आँखों में चुंधिया रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह यहाँ नूर फूट पड़ा है। सड़क के किनारे खड़ा खड़ा काली ऊब गया तो पुरानी रेलवे रोड पर चल पड़ा। आरा मशीनों और इमारती लकड़ियों की दुकानों के सामने सड़क की दूसरी ओर से तंदूर दिखाई दिया। वह वहाँ चला गया। तंदूर के साथ दो बड़े सुराखों के ऊपर एल्युमिनियम के पतीले थे। थोड़ा हटकर पानी का घड़ा और एल्युमिनियम के 4-5 गिलास रखे थे। कच्छा और फटी हुई मैली बनियान पहने एक व्यक्ति खुद ही तंदूर में रोटी लगा रहा था और साथ साथ परोस भी रहा था। उसके सामने आरा मशीनों में काम करने वाले 4 व्यक्ति पंक्ति बनाकर बैठे थे। उनके सामने कटोरियों में दाल पड़ी थी और तंदूर वाला रोटियां सेक सेक लोहे की छड़ों से बाहर निकालता उनकी ओर फेंकता। वे चारों जने रोटी खाकर उठ गए। तंदूर वाले ने हिसाब से पैसे जोड़ लिए और पाव के नीचे पड़ी बोरी में तह कर दबा दिए। काली ने अनुमान लगाया इस तंदूर पर ढाबे का निबस्त खाना सस्ता मिल जाएगा। उसने सोचा और उसकी भूख चमक उठी। वह जमीन पर चादर रख उसके ऊपर ही बैठ गया। तंदूर वाले को अपनी ओर आकर्षित पा काली ने पूछा, क्या रखा है? स्पेशल सब्जी, आलू मटर, बड़ी प्लेट 1 आने की, देसी घी का तड़का दाल में 1 आना, 1 रोटी 1 पैसा, साथ में चने की साग दाल मुफ्त। बोलो क्या दूँ? थोड़ा ठहरो, विचार लूँ। काली ने उसे रुकने का इशारा किया। किससे विचार करना है? तंदूरिये ने काली को अकेला देख हैरानी से पूछा। अपने आप से और फिर जेब से। जेब में हाथ डालकर काली ने कपड़े में बंधे पैसे की गोलाई चौड़ाई महसूस की। अचानक उसके जहन में दूध जलेबी का स्वाद आ गया। वह सोचने लगा कि दाल को देसी घी का तड़का लगवा ले, लेकिन यह सोचकर इरादा छोड़ दिया कि रात में खाना नहीं खाया था। देसी घी के तड़के वाली दाल के साथ रोटी खाने से तंदूर वाले की आटे की परत और उसकी जेब खाली हो जाएगी। काली ने तंदूरियों की ओर देखा। दाल फुल्का ही दे दो, कहो तो आधा तड़का लगा दूं? तंदूरिये ने काली को असमंजस में देख सुझाव दिया। सिर्फ 1 टका लगेगा। नहीं, सादी दाल ही दे दो। वक्त आया तो डबल तड़के की दाल भी खाऊंगा। काली मुस्कुरा दिया और रोटी के इंतजार में हाथ मलने लगा। रामू ने एक पतीले से कटोरी में दाल डाली और छाबे में पड़ी 2 रोटियों में कच्चा प्याज रख काली के हाथ में थमा दिया। काली ने प्याज को घुटने पर रखकर उस पर जरा जोर से मुट्ठी मारी और प्याज फटकर फूल की तरह खिल गया। कितनी रोटी खाओगे? तंदूरिये ने पूछा। काली ने रोटी का एक बड़ा निवाला तोड़ा और दाल में भिगोकर मुंह में रख लिया और फिर प्याज का एक टुकड़ा रोटी के साथ चबाने लगा। रोटी का स्वाद महसूस करके काली बोला, 4 रोटी लगा दो। 4 या 2? 2 रोटी तेरे हाथ में है, तंदूरिये ने इशारा किया। काली एक क्षण सोच में पड़ गया। वह एक फिर पेट की भूख और जेब के पैसों से द्वंद्व फंस गया। एक क्षण में उसने हिसाब लगाया और रोब से सिर झटक दिया। चलो 4 लगा दो। और तंदूरिये ने परात में पड़े आटे से 4 पेड़े बनाए और टप टप की आवाज़ पैदा करते हुए उन्हें गद्दी पर टिका तंदूर की दहकती दीवार के साथ चिपका दिया और गद्दी पाँव में रख लोहे की सलाख उठा ली। रोटियां पक गई तो उसने लोहे की सलाख से उन्हें तंदूर की दीवार से उतारा और नीचे पड़े कोयले पर रख दिया। नरम चाहिए या कड़क? कड़क, काली ने एक बड़ा निवाला मुंह में डालते हुए कहा। तंदूरिये ने रोटी को कुछ क्षणों के लिए दहकते हुए कोयले पर ताप दिया, फिर बारी बारी बाहर निकाला। रोटियों का ऊपर का हिस्सा जलकर काला पड़ गया। उसने रोटियों को थपथपा कर राख उतार दी और एक एक करके काली की ओर फेंकता हुआ बोला, लो एकदम कड़क। ये तो जल गई हैं। काली ने रोटियों के रंग की ओर इशारा किया। अगर जली होती तो इनसे धुआं न निकल गया होता।
इतनी कड़क रोटी किसी और तंदूर पे नहीं मिलेगी। तंदूरियों ने विश्वासपूर्वक कहा। काली ने 8 रोटियां खाई और 2 गिलास पानी पिया और 2 आने देकर जोर से डकार ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शहर इतनी भयानक जगह नहीं है जितने उसे 3 दिन के अनुभव में प्रतीत हो रहा था। अगर यहाँ बर्फ कारखाने का मैनेजर और माल गोदाम का लाला है तो यहीं पर बरकत और मनसुख तंदूरियां भी हैं। काली को विश्वास हो गया कि इस शहर में गरीब आदमी भी किसी न किसी तरह कमा सकता है और निर्वाह कर सकता है। उस समय तंदूर पर कोई और ग्राहक ना था। यह देख काली डटा रहा। तंदूरिये ने भी उसके जमे रहने पर कोई एतराज़ नहीं किया। काली ने डरते डरते पूछा, आप कहाँ रहते हैं? गर्मियों में तो यहीं सो जाता हूँ, बरसात और सर्दियों में अड्डा होशियारपुर में समाज का मंदिर है, वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ और जगह है, मतलब रात काटने के लिए? काली ने पूछा। वहाँ कोई सराय या धर्मशाला नहीं है। वहाँ कुछ कोठियाँ और एक बड़ा दालान है। ज़मीन पर पड़े रहते हैं। चौकीदार बिस्तर अपनी कोठी में रख देता है। वह 2 पैसे रोज लेता है। गर्मियों में यहीं सो जाता हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मेरा भी वहीं बंदोबस्त करवा दो। काली ने हाथ जोड़े। बताया ना, वहाँ कोई शराब या धर्मशाला नहीं है, समाज मंदिर है। आजकल मैं भी वहाँ नहीं जाता। खुला मौसम है, यहीं पड़ा रहता हूँ। वैसे भी यह मानेगा नहीं। मुझे तो वह रख लेता है क्योंकि मेरे इलाके का है। हमारी बिरादरी भी एक है, तंदूरियों ने विस्तार से बताया। काली खामोश हो गया और गहरे सोच में डूब गया। काली रुआसा सा होकर तंदूर से उठ गया और तेज कदमों से सड़क की ओर आ गया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पेट भर खाना खाने के बावजूद टांगे उसके धड़ के बोझ को उठाने में असमर्थ थी। वह पांव घसीटता हुआ रेलवे स्टेशन के पास लुधियाना के बस अड्डे की ओर चल पड़ा। अड्डे के सामने पहुंच वह रुक गया और दूर खड़ा बरकत और उसके साथियों की आवाज़ पहचानने की कोशिश करने लगा। फिर बरकत पर नज़र पड़ते ही काली के शिथिल और शरीर में एकदम स्फूर्ति आ गई। उसे एक दिन पहले से ज़्यादा रोशन दिखाई देने लगा। वह लपकता हुआ बरकत की ओर बढ़ा। बरकत ने एक नज़र काली की ओर देख उसकी ओर पीठ घुमा ली और ड्राइवर से बात करने लगा। काली उसकी प्रतीक्षा में काफ़ी देर खड़ा रहा, लेकिन जब उसने की बातें ख़त्म नहीं हुई तो वह मनसुख को नल के पास खड़ा हो देख वहाँ चला गया। मनसुख ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा। कहीं काम मिला? नहीं। काली ने निराशा में सिर हिला दिया। इतनी जल्दी? बहुत खरी किस्मत वालों को ही काम मिलता है। हिम्मत रख, एक न एक दिन काम जरूर मिलेगा। मनसुख ने काली का हौसला बढ़ाया और फिर गेट के पास खड़ी खाली बस की ओर बढ़ गया। बरकत ने मनसुख को काली से बात करते देख लिया। उसने मनसुख को अपने पास बुलाया और थोड़ा सख्त लहजे में बोले, इसको इतना मुंह मत लगाना। पता नहीं कौन है, किन हालातों में घर से भागकर गाँव आया है। कल तो तू उसके साथ ऐसे प्यार जता रहा था जैसे अचानक ही देश से बिछड़ा हुआ सगा संबंधी मिल गया हो। मनसुख ने कटाक्ष किया। बरकत ने मनसुख के कटाक्ष की चुभन को महसूस किया। वह क्षण भर खामोश रहा। उसकी ओर तीखी नज़रों से देखने लगा। मैंने तो गरीब और अनजान जानकर रोटी खिलाई थी, तूने क्या जानकर उसको दूध जलेबी से सेवा की? मेरे मुंह से कुछ और निकल गया तो तू आग बबूला होगा। अपने गुस्से को दांतों तले पीसता बरकत आगे बढ़ा। इसे अभी गले से उतार कर फेंक दो। पता नहीं कौन है, कहाँ का है। आजकल तो घर के आदमी पर भरोसा नहीं किया जाता। क्या हमने अड्डे को सराय बना दिया है? वह हम सबको धक्के देकर निकाल देगा। पहले ही चोरी के इल्ज़ाम में बहुत मुश्किल से बचे हैं। कैसी चोरी? किसकी चोरी? मनसुख घबरा गया। बरकत और मनसुख को इकट्ठे देख तोखा और सोमा भी वहाँ पहुँच गए। उनकी देखा देखी काली भी हौसला करके उनके नज़दीक खिसक आया। बरकत को बंदगी करने के लिए काली ने होठों पर मुस्कान लामाथे की और हाथ बढ़ा दिया। बरकत ने उसे झिड़क दिया। क्यों सांड की तरह हमारे ऊपर चढ़े आ रहे हो? बात करने दो। काली सहम गया और एकदम सिकड़ता हुआ पीछे हट गया। उसकी ओर देख बरकत ने कहा, किसी को गधे पर हाथ रखने दो तो वह छाती गोड़ा धरने के लिए तैयार हो जाता है। किसी को कंधे पर हाथ रखने दो तो वह छाती पर गोड़ा रखने को तैयार हो जाता है। बरकत क्षण भर चुप रहा, फिर सबकी ओर देखते हुए चेतावनी दी। उस्ताद बहुत नाराज़ हैं, लगता है हम सबकी छुट्टी कर देगा। क्या हुआ? सबने घबराकर एक आवाज़ में पूछा। इधर पीछे कोठड़ी है ना, जहाँ मोबिल के खाली डिब्बे, टूटी कैनियाँ और बाकी कचरा पड़ा रहता है। हाँ, उसने सर हिलाया। सुबह उस्ताद जी अड्डे का चक्कर काट रहे थे, कोठरी की सांकल गिरी हुई थी
और खुला ताला लटक रहा था, उसमें चाबी नहीं थी। अच्छा, हैरानी से सबके होंठ खुले रह गए। उस्ताद जी ने शोर मचा दिया कि कोठरी में चोरी हो गई। अब रात में हम ही में से कोई एक आदमी यहाँ रहता है। ड्राइवर क्लीनर वर्कशॉप में होते हैं, गाड़ी की छत या गाड़ी के अंदर 2 सीटें जोड़कर सो जाते हैं। फिर क्या हुआ? होना क्या था? उस्ताद गालियाँ देने लगा। अड्डे के सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। कोठरी का दरवाज़ा खोला, देखा धूल से अटे मोबाइल के खाली डिब्बे और केनियाँ पड़ी हैं। नत्था सिंह ड्राइवर ने बताया कि कल शाम वर्कशॉप का पोस्ती बलकार सिंह कोठरी का ताला खोल रहा था। बलकार सिंह को वर्कशॉप से बुलाया गया। उसने मान लिया कि उसने मोबाइल के खाली डिब्बे निकालने के लिए ताला खोला था और ताला बंद भी किया था, लेकिन झोंक और थिनक में शायद खुला ही रह गया। उसने कहा, अगर हम लोगों की गलती होती तो उस्ताद हम लोगों को सूली पे ही लटका देता। इसी तरह सब बातें कर रहे थे। कंपनी बाग की याद आते ही काली की परेशानी कुछ दूर हुई। उसने राहत का एहसास किया। उसने सोचा कि सारे शहर में वही एक जगह है जहाँ सब लोग आज़ादी से घूमते फिरते और उठते बैठते हैं। इसी जगह पर अपना आदमी हक समझता है। सूरज की रोशनी से चमकता हुआ सड़क पर काली बड़े बड़े डग भरता हुआ कंपनी बाग की ओर यूँ चला जैसा अपने घर जा रहा हो। रेलवे स्टेशन के निकट मंडी फैटनगंज के सदर दरवाजे से बाहर काली दीवार से पीठ टिका इस ढंग से ज़मीन पर बैठ गया कि राहगीर भिखारी समझ उसकी झोली में या सामने खैरात में पैसे टिका फेंक दें, लेकिन किसी ने उसकी ओर फूटी कौड़ी तक नहीं फेंकी। एक लंगड़ा भिखारी अपने अंधे साथी का हाथ पकड़े अपने कंधे पर रखे काली की ओर बढ़ने लगा तो वह घबरा गया। वहाँ से उठ काली चादर को यूँ जोर जोर से झाड़ने लगा जैसे वह मिट्टी से सन गई थी। भिखारियों ने बाबा 1 पैसा खैर, दूध पात की खैर, बच्चे की खैर की सदा लगाते हुए काली की ओर अपना बर्तन बढ़ाया, लेकिन रुके नहीं। वह उनकी ओर देखता रहा। वह हर दुकान के सामने रुकते, एक ही सदा लगाते और बर्तन में गिरे सिक्के की खनक सुनते ही आगे बढ़ जाते। काली उनकी ओर ध्यान से देखता रहा। वह सोचने लगा, पैसा बुरा नहीं है, इसमें कमाई तो है, लेकिन तंदूरिये की बात याद आते ही परेशान हो गया। सरनामे के बिना शहर में कोई पूछता नहीं, पहचान के बिना सरनामा नहीं बनता। इसी तरह काली बहुत परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। सोचने समझने की शक्ति वह खो चुका था। बरकत के व्यवहार से वह बहुत व्याकुल हो गया था। तंदूरिये की बात उसे और ज़्यादा वजनदार महसूस होने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे याद है कि एक बार उसने छज्जन साहब को कहते सुना था कि पंडितों को रुलियाराम के छोटे बेटे जगन्नाथ ने ऐसा गांव छोड़ा कि बिल्कुल नाता ही तोड़ लिया। गांव में उसका घर खंडहर बन गया है, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं। छज्जू शाह ने यह भी बताया था कि जगन्नाथ बिजली के दफ्तर में खजांची था। रिटायर होने के बाद उसने जालंधर में ही अपना मकान बना लिया और बच्चे नौकरी और कारोबार के सिलसिले में और भी आगे निकल गए हैं। जगन्नाथ का ध्यान आते ही काली का कुछ हौसला बंधा। उसका दिमाग एक बार फिर काम करने लगा। शरीर में भी उसे फुर्ती महसूस होने लगी। वह सोचने लगा कि जगन्नाथ को कैसे और कहाँ तलाश किया जाए। अगर उसने सुलह सफाई से गांव छोड़ा होता तो एक दिन के लिए वापस चला जाता और छज्जू शाह से जगन्नाथ का पूरा सरनामा लेकर शाम की गाड़ी से पलट आता। लेकिन गांव को लौटना मौत के मुँह में जाना है। काली ने फैसला किया कि वह बिजली घर से जगन्नाथ का सरनामा पता करने की कोशिश करेगा। यह निर्णय ले काली बहुत हद तक संतुष्ट हो गया, लेकिन एक बार फिर बेहद परेशान उदास हो उठा। जगन्नाथ से सरनामा वाले गांव में भी उसके यारे से पता चल सकता है और फिर वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। काली इस परेशानी और चिंता में फंसा हुआ था कि उसे रेलवे स्टेशन पर बस और मंडी फैटनगंज के बाहर बाजारों में घूमने वाले भिखारियों को आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे को धक्के और धमकियां देते हुए मंडी के अंदर घुसते देखा गया। काली भी उनके पीछे पीछे मंडी के अंदर चला गया। वे इतनी जल्दी में थे कि रेढ़े और रेढ़ियों से टकरा कर चोट खाने के बावजूद भी भागे जा रहे थे। वे सब मंडी के कोनों में बड़ी बड़ी दुकानों के सामने पहुंचे, एक दूसरे में फंसकर बैठ गए और आपस में झगड़ते हुए हल्ला करने लगे। सिर पर रंगदार साफा लपेटे, खुला कुर्ता और चादर पहने एक पहलवान नुमा आदमी आगे बढ़ा और उन्हें शांत रहने का उपदेश देकर बोला, सेठ रत्नचंद को सट्टे में आज बहुत फायदा हुआ, इसीलिए दान पुण्य के लिए भिखारियों में भी भिक्षा बांटी जाएगी।
क्या मिलेगा भिक्षा में? सेठ जी तो बहुत दानवीर हैं, एक बुजुर्ग भिखारी ने पूछा। बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, पहलवान ने बताया। खाने में क्या मिलेगा दाता? एक भिखारी ने गर्दन उठाई। पूरी, आलू की भाजी और हलवा। भिखारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, उनमें कौतूहल मच गया। भिखारी आपस में झगड़ा करते और एक दूसरे से पहले भाजी पाने के लिए निरंतर आगे बढ़े। उचक उचक बैठते और पहलवान जी ने तीखे स्वर में चेतावनी दी, आराम से बैठो, धीरज धरो, कहीं ऐसा ना हो कि हलवा पूरी की जगह डंडे खाने पड़ जाएं। भिखारियों में मचा कोहराम शांत हो गया, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। काली ने अपने पास खड़े नौजवान भिखारी से पूछा, आप कहाँ रहते हो? आपका संबोधन सुन भिखारी हैरान रह गया। उसने बहुत ही ध्यान से काली की ओर देखा। उसकी वेशभूषा और डील डौल से वह इतना तो समझ गया कि वह भिखारी नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत के बारे में उसे कोई शक नहीं था। उसने तीखी आवाज़ में पूछा, क्या न्योते पर बुलाना है? नहीं, वैसे ही पूछा। आपका सरनामा क्या है? भिखारी सोच में पड़ गया। कभी वह काली की ओर देखता, कभी जमीन को घूरने लगता, जैसे मन में उफन रही शंका पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, रेलवे लाइन के पार, बिजली घर के पीछे झोपड़ियों में। अब तो थोड़ी सुविधा हो गई है। एक दानवीर सेठ ने ठेके में बहुत सा पैसा कमाया, हमारी झोपड़ियों के पास नल लगवा दिए। इससे पहले तो हम पुराने बिजली घर की कच्ची तलैया का ही पानी पीते थे। वहाँ कोई झुग्गी खाली है या बनाई जा सकती है? काली ने डरते डरते पूछा। यह सुन भिखारी चकित हो उठा। इस बारे में पक्का तो हमारा मुखिया ही बता सकता है, लेकिन वहाँ केवल हमारी बिरादरी के लोग ही रहते हैं, बाहरी आदमी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भिखारी का जवाब सुन काली को निराशा हुई। उसे शक होने लगा कि यहाँ खड़े होने पर शायद हलवा पूड़ी भी नहीं मिलेगी। अब वह इसी असमंजस में फंसा था कि क्षण भर में सब भिखारी हैरान और क्रोध की मिलीजुली भावना से उसको देखने लगे। वह घबरा कर वहाँ से हट गया और चक्कर काट उस स्थान पर चला गया जहाँ मैली कुर्तियाँ और कमर के इर्द गिर्द अंगोछे पहने तहमत को कमर से दोहरा बांधे कई रेढ़ा मजदूर ठेल सेठ रत्नचंद की दुकान की ओर दिलचस्पी से देख रहे थे। काली उनके निकट जा खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो टकटकी बांध सेठ रत्नचंद की दुकान पर रौनक और चहल पहल को देख रहे थे। कितना कमाया सेठ ने? एक मजदूर ने पूछा। हमने क्या रकम गिनकर देखी है? दूसरे ने हंसते हुए उत्तर दिया। लगता है बहुत बड़ी रकम मिली है, एक अधेड़ उम्र के मजदूर ने अनुमान लगाया। भाई, इतना बड़ा फायदा हो भी क्यों ना? सुना है सेठ ने अपनी कोठी के में 11 पंडित बिठा रखे हैं, जिनका काम सिर्फ उसके फायदे के लिए रब जी को खुश करना है। सेठ सारा दिन धंधा दे और पंडितों, ज्योतिषियों और भाटों को जन्मपत्री और हाथ दिखाता रहता है। जो उपाय वो बताते हैं वही वो करता है। शहर के बाहर बड़ी सड़क पर उनके बाग हैं, बड़ी कोठियां हैं, यह बाग दरी भी बनी हुई। सेठ आधी रात तक वहाँ रहता है। पंडित पत्री मिलाकर बताते हैं कि आज किस लड़की के साथ संभोग करने में फ़ायदा होगा। यह साला हर जगह अपना फ़ायदा ही देखता है। घर में जो सेंध लगती है उसके बारे में बंधे पंडित उसे क्या नहीं बताते? एक बुजुर्ग मजदूर ने खिन्न स्वर में कहा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना भड़क मार रहे हो? दूसरे बुजुर्ग मजदूर ने पूछा। क्या बताऊं? वह भी और खिन्न हो उठा। हम सब पाखंड है। सेठ आप रोज़ कहीं सेंध लगाता है, जब उसे अपने घर में डबल सेंध लग रही है। बनवारी कुछ बता भी। क्या बताऊं? सेठ बिरादरी में नीत नई लड़कियों से मौज करता है और घर में सेठानी और जवान बेटी की पतरी रोज़ रसोइयाँ और नौकर मिलाते हैं। बनवारी फुसफुसाया। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्ग मजदूर दुल्लू राम ने शंका व्यक्त की। दुल्लू राम बात आपस में ही कर रहे थे। बनवारी ने भौं पर चढ़ा ली, फिर सबके चेहरे को आश्चर्य से देख बोला। सेठ के घर में रसोइयाँ मेरे ही गांव का पंडित मायाराम है। सेठ का मुनीम और गुमास्ता सरेआम कहते हैं कि वह रोज सेठानी की पतरी देखता है। बड़े लोगों के काम ऐसे ही हैं। इन बातों में बनवारी को रस आ रहा था, लेकिन पहलवान को अपनी ओर आता देख वह खामोश हो गया। पहलवान निकट पहुंच गया तो बनवारी ने हाथ जोड़ दिए। पहलवान जी, सेठ जी को हम सब की तरफ से बधाई दे देना। यह भी बता देना कि उन दुकानदारों के पांडी बधाई देने के लिए उनके द्वार पर खड़े हैं। आप सबको भी बधाई है। पहलवान ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। सेठ जी को सबका ख्याल है, और फिर तुम तो अपने आदमी हो। बनवारी, तेरी आंखों के सामने ही सेठ जी मामूली दुकानदार से इतने बड़े रुतबे में पहुंच गए हैं। पहलवान उनको आश्वासन देकर दुकान की ओर चला तो बनवारी खिन्न हो उठा। नियत तो हमारी भी बहुत साफ है, लेकिन मुराद नहीं पूरी होती।
पहले तू झोंटे की जगह रेढ़े में आप जुतता था, अब झोंटा जुतता है। तू झोंटे से आदमी बन गया है। क्या तेरी यह मुराद छोटी नहीं है? पशु से मनुष्य का जीवन अच्छा ही है। दुल्लू राम खिलखिलाकर हंस दिया। बनवारी को तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि दुल्लू राम की बात तो सच्ची थी। एक समय था जब वह खुद ही रेढ़े में जूतता था। अब उसकी जान नहीं बची तो झोंटे जोतने लगा। वह अपनी परिस्थिति पर बहुत परेशान था। दुल्लू राम की बात भी सही था। साला मेरे से ज़्यादा खाता है। मैं तो नमक पानी से भी रोटी खा लेता हूँ, लेकिन उसके लिए हरे पट्टे और बंड बड़ेरा ज़रूर चाहिए। जान कितनी मारता है, खाएगा नहीं तो और 2 दिन में ही बैठ जाएगा। बनवारी और दुल्लू राम की बातचीत में अंतराल आया तो मिट्ठू ने पूछा, आज सट्टे में कौन पिटा है? कई पिटे हैं, लेकिन लाला बंगाली राम का सब कुछ लूट गया। सुना है दिवाला हो रहा है। अभी 2 डॉक्टर आए थे बंगाली राम को देखने। सुना है उसे गस पर गस आ रहे हैं, ठंडे पसीने छोड़ रहे हैं। उधर सेठानी की हालत भी बहुत ख़राब है। मुन्नियों, यह ज़िंदगी का खेल है। कहीं बाजे बजते हैं तो कहीं किरने पड़ते हैं, कहीं बधाइयाँ मिलती हैं तो कहीं अर्थियाँ उठती हैं। दुल्लू राम अंतर्मुखी हो गया। सेठ रतनचंद की दुकान से कई लोगों को एक साथ बाहर निकलते देख सब खामोश हो उत्सुकता से उधर ही झांकने लगे। सेठ रतनचंद का मुनीम गुमस्ता 2 कदम छोड़ सेठ के पीछे पीछे चल रहा था। मुनीम ने चारों ओर देख दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। पहले तो सब दानवीर राय साहब लाला रतनचंद की जय बोलो। चारों ओर से सेठ रतनचंद की जय इतनी जोर से गूंजी कि मंडी में कई हिस्सों में जमीन में पड़े अनाज के ढेर पर चुगते हुए पक्षी उड़ गए। कुछ ही समय बाद एक बार फिर वातावरण सामान्य हो गया। मुनीम ने आगे कहा, दानवीर सेठ रत्नचंद को आज भगवान ने अपने हाथ से आशीर्वाद दे कुबेर महाराज के खजाने उनके लिए खोल दिए हैं। सेठ जी की अपार कृपा है। मुनीम की बात सुन सब लोगों के मुंह हैरत से खुल गए। सेठ रतनचंद के पास धन का अनुमान लगाने में वे अपनी अपनी आज़ादी से अपने अपने दिमाग चला रहे थे। उन्हें इस मनस्थिति से बाहर निकालने के लिए मुनीम की आवाज़ और भी ऊंची हो गई, लेकिन सेठ जी वह सारा धन अपने या परिवार पर नहीं खर्च करेंगे। मंदिर में पंडितों के लिए ब्रह्मभोज का प्रबंध किया जा रहा है और साथ ही दक्षिणा के अलावा वस्त्र भी दिए जाएंगे। धोतियों और अंगोछों की गट्ठरें मंदिर पहुंचाई जा रही हैं। मंडी में तमाम भिखमंगे पंडियों और अन्य गरीब लोगों को पेट भर हलवा पूड़ी और भाजी मिलेगी। मुनीम की इस घोषणा का जोरदार तालियों से स्वागत हुआ और एक साथ कई आवाज़ आई, मालिक हम भी कम्बल रजाई लेंगे। सेठ जी को हर व्यक्ति का ख्याल है। मुनीम ने दोनों बाहें फैलाकर हाथ लहराया। आप लोगों को पता ही है, दानवीर राय साहब सेठ रत्नचंद जी बहुत प्रभु भगत हैं। वे सवेरे शाम प्रभु वंदना करते हैं। सवेरे पक्षियों को अपने हाथ से दाना डालते हैं। उन्हें मंडी के अंदर लक्ष्मी मंदिर बनाने का भी फैसला किया है, ताकि भक्तों को प्रभु आराधन के लिए बाहर न जाना पड़े। मुनीम ने जोर से ताली बजाई। गमुस्ता और पहलवान को तालियां बजाते देख अन्य लोग भी सेठ रत्नचंद की जय घोष में शामिल हो गए। तालियां बंद हुई तो मुनीम ने आदेश सुनाया, आप लोग सब धीरज बांधकर बैठ जाओ। अंदर पूजा हो रही है। पूजा के बाद सेठ जी मंदिर जाएंगे। भगवान की अपार कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। पंडितों और कंजकों के लिए अपने हाथ से भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे। मुनीम की बात सुन सब लोग खामोश हो गए, लेकिन उन्हें यह चिंता सताने लगी, पता नहीं ब्रह्मभोज कब खत्म होगा, कब उनका वक्त आएगा। चलो एक बार फेरा लगा ले, शेर सिंह ने खजान सिंह को सलाह दी। कहाँ फेरा लगाना है? दुल्लू राम ने पूछा। लाला घसीटामल के गोदाम से खल की बोरियों का रेड़ा दुकान पहुँचाना है, शेर सिंह ने बताया। लगा लेना फेरा, पहले हलवा पूड़ी तो खा ले। रोज़ रोज़ ऐसा सट्टा नहीं लगता। माया की बाढ़ आ जाए फिर अपना फेरा तू ही लगाएगा, कोई और तो मार नहीं लेगा। शेर सिंह एक क्षण में सोचने में पड़ गया, फिर खजान सिंह से बोला, तू भाग के झोंटे को चारा डाला। कटा हुआ हरा चारा बोरी में पड़ा है। अगर तूने अभी झोंटे को चारा डाल दिया तो काम के वक्त जुगाली करने बैठ जाएगा। दुल्लू राम ने चेतावनी दी। क्या हुआ दुल्लू तुम्हें? मैं जो भी बात करता हूँ तुम उसे तुरंत काट देते हो, शेर सिंह ने खीन स्वर में कहा। तुम्हारी बात काटता नहीं हूँ, ठीक सलाह देता हूँ। दुल्लू राम ने एक एक शब्द पर जोर दिया। शेर सिंह ने क्रोध से आंखें तरेर कर दुल्लू राम की ओर देखा और चुप रहा।
शरीर को हिला रहा था, गर्दनों से खुजला रहा था। थोड़ी देर में ही पंडियों में से एक ने छींक मारी। भिखारियों में से भी एक दो को छींक आ गई और फिर दाएं कोने से कई आदमियों को छींकने की आवाज़ें आने लगी। दुल्लू राम ने भी जोर से छींक मारी। लाला, सौदागर मल की दुकान पर नस्वार की उतरवाई हो रही होगी। जिस दिन नस्वार उतारी जाती है, सारा मंडी छींकता है। पहले तो फैसला हुआ कि नस्वार की उतराई या लदान सवेरे सवेरे या शाम को हुआ करेगी। शेर सिंह छींक रोकने के लिए नाक को दबाते हुए और मरोड़ते हुए सुड़ुर सुड़ुर करने लगा। कौन मानता है? पता नहीं सेठ जी हमारे ऊपर कब दयालु होंगे। दूसरा पांडी वहां से खिसक गया। सेठ रतनचंद की दुकान के बाहर पहलवान को देख शेर सिंह और दुल्लू राम उसकी ओर बढ़ गए। अरे पहलवान जी, हम पर कब कृपा होगी? दुल्लू राम ने हाथ जोड़कर पूछा। अभी टाइम लगेगा। सेठ जी दुकान के अंदर महालक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, फिर वो मंदिरों में जाकर कंजकों को भोज कराएंगे और पंडितों को, उसके बाद ही तुम्हारी बारी आएगी। पहलवान जी, सेठ जी आपको अखाड़े का भी दान दे रहे हैं या नहीं? जरूर देंगे, अखाड़ा है ही मंडी का। मेरे अखाड़े के पट्टों को यहाँ होते हुए किसी की है मजाल बिना इजाज़त छींक मार दे? पहलवान ने छाती तान ली। एक बात बता दूं, जिस दिन अखाड़ा टूट गया उस दिन मंडी में भी अमन चैन नहीं रहेगा। दिन दहाड़े डांके पड़ेंगे। पहलवान जी, फिर तो मंडी के लालों को आपकी बहुत कदर करनी चाहिए। कदर करते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। अहंकार में पहलवान ने आंखें तरेरी और नथुने फुला लिए। पहलवान ने एक छोटा सा ट्रक बना लिया। लड़का चलाता है, आगे साल तक और ट्रक बना लेगा। दुल्लू राम ने शेर सिंह के कान में फुसफुसाया। भाई, बिन फायदे के कोई किसी की कदर नहीं करता। मौका मिलने पर अपने बाप को भी चूना लगाने से नहीं चूकते। पिछले दिन थोड़ा सेंक लगा इन्हें। पहलवान ने छाती फुला ली। कैसा सेंक पहलवान जी, तुम्हें नहीं पता? पहलवान ने अपना तहमत बाईं ओर से 2 उंगलियों के ऊपर उठाया। ना, इसे नहीं पता। उस दिन यह बीमार था, इसे खून के दस्त आ रहे थे, दुल्लू राम ने बताया। अच्छा अच्छा, पहलवान ने तहमत ढीला किया। यहाँ लालों का बाहर के व्यापारियों के ट्रक ड्राइवरों से झगड़ा हो गया था। ड्राइवरों ने अपने हैंडल, लाठियाँ और किलपाने निकाल ली। मैं और मेरे पट्टों ने ईंट पत्थर मारकर उन्हें मंडी से भगा दिया। पुलिस तो बहुत बाद में आई। एक क्षण चुप रहे। पहलवान ने गोपनीय स्वर में कहा, अगर फिर कभी ऐसा मौका आया ना तो गोली चलेगी। गोली चलेगी तो जान का भी तो नुकसान होगा। दोनों की चीखें निकल गईं। मेरे और 2 पट्टों के लिए सेठ लाइसेंसदार बंदूक खरीद रहे हैं। मैं तो फिर सेठ जी के साथ ही रहा करूँगा। पहलवान की बातें सुनने से भौचक हो गए। सेठ जी ज्योतिषी और पंडितों से निपट लें तो तुम्हारे बारे में बात करें। आप मालिक हैं, जैसा आप हुक्म दें। दुल्लू राम ने हाथ जोड़ दिए। इतनी देर में सेठ जी का गुमास्ता भी दुकान के बाहर आ गया। तुम यहीं ठहरो, मैं गुमास्ते से पूछता हूँ। पहलवान उसकी ओर बढ़ गया, फिर उसे अपने साथ ले आया। उसने भिखारियों की भीड़ पर और बैठे हुए पगडंडियों की ओर इशारा किया। गुमास्ता जी, इनका भी ख्याल रखो। दान पुण्य का खरा लाभ तो इन्हीं से मिलेगा। ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन कौन मानता है? आदमी दयालु और कृपालु बनकर चींटियों को दाने डालता है, पक्षियों को अनाज फेंकता है, देसी घी लगा कौओं को आटा खिलाता है, लेकिन आदमी का पेट भरते समय सोच में पड़ जाता है। एक क्षण चुप रहा गुमास्ता। पहलवान की आंखों में झांकने लगा। एक काम हो सकता है क्या? ये सब काम काज वाले आदमी हैं। गुमास्ते ने पंडियों की ओर इशारा किया। जब सेठ जी का हुक्म होगा तब यहाँ अगवाला घंटा बजवा देंगे। सबके सब अपने आप खबर कर लेंगे। इसी से तो मंडी में भगदड़ मच जाएगी। लोग समझेंगे कि आज आग लग गई है। पहलवान ने आपत्ति की। इन लोगों के पेट में तो भी वैसे भी भावड़ भड़क रहे होंगे। तुम आग की बात कर रहे हो या? ठीक है, फिर सेठ रत्नचंद का सितारा बहुत बुलंद है, 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। कोई एतराज़ तो करेगा नहीं। सेठ जी का नाम ले लेंगे, अपने आप सब शांत हो जाएंगे। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मैं तो सारी मंडी में आग लगा दूं। पीछे संभालने वाला चाहिए। पहलवान ने हेकड़ी दिखाई। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, शायद 4 है। मंडी के बाहर पहाड़िया हलवाई है ना, सागर चंद, उसने ठेका लिया है, वह जिसे पम्मा नाम का बदमाश पाल रखा है। पहलवान ने भावें ऊपर की। एक दिन मंडी के अंदर भी भड़क मारने वाला है, लेकिन उसे किसी ने समझा दिया कि खैर चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यह लाली पहलवान का हुक्म चलता है। गुमास्ते की बात मान पहलवान ने घोषणा की कि हलवा पूड़ी बांटने के पहले अगवाला घंटा बजाया जाएगा। उस समय
आ जाना सुन भिखारियों में निराशा फैल गई, लेकिन वे कुछ समय तक अपने स्थान पर चिपके रहे। लेकिन जब सेठ रत्नचंद पंडितों, ज्योतिषियों, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों, कारिंदों से घिरा हुआ बग्घी पे बैठ मंडी से बाहर जाने लगा तो भिखारी एक साथ उठे और बग्घी की ओर टूट पड़े। लेकिन लाली पहलवान के पट्टों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। हमें सेठ जी के दर्शन करने हैं, भिक्षा भी लेनी है। एक बूढ़े भिखारी ने हाथ जोड़े। सेठ जी इस वक्त नहीं मिल सकते, हटो तुम पीछे, यहाँ बदबू मत फैलाओ। काले कलूटे, दुबले पतले और लगभग नंग धड़ंग भिखारी पीछे हट गए। लाली पहलवान का एक पट्टा उनकी ओर बहुत ध्यान से देखकर हंस दिया। एक मुट्ठी में दो को तो आसानी से दबा सकता हूँ, साले सलाई की तरह पतले हैं। पहलवानों के डर के मारे भिखारी और पीछे हट गए। काली भी घुटनों पर हाथ रखता हुआ उठा, चारों ओर देखने लगा। मंडी के खुले चौकोर आंगन में जगह जगह अनाज और अन्य वस्तुओं की बोरियां की धांध लगी हुई थी। कहीं लकड़ी की पेटियों का ऊपर चौड़ा चबूतरा बना दिया गया, कई जगह अनाज के दाने और खुले ढेर पड़े हैं। मंडी में शायद कोई खाली स्थान था। लोग रेड़ियों, आवारा पशुओं, गोबर गंदगी से बचते बचाते आ रहे थे। मंडी की अपनी विशेष गंध थी, जो ज़्यादा हिस्सों में दुर्गंध और कहीं कहीं उससे भी अधिक थी। अनाज दानों के खुले ढेरों पर गौशाला की आवारा गाय, सांड और बछड़े मुंह मारते। पांडी उनको डराने धमकाने के लिए लाठियां लहराते तो पशु मुंह में दबाए हुए चारे को चारों ओर बिखेरते हुए भागते। मंडी के उस हिस्से में कुछ समय के लिए भगदड़ सी मच जाती, फिर वातावरण शांत हो जाता। काली इस परिवेश को देखकर इतना हैरान था कि उसके अंदर भूख का एहसास मिट गया। उसे ये महसूस होने लगा कि कानपुर में बिताए 6 साल गांव के जीवन जैसे ही थे। मिल से कोठरी और कोठरी से मिल तक का ही फेरा रहता, बाहर के जीवन की कोई अनुभूति नहीं थी। यह मंडी उसे बहुत विचित्र लग रही थी। इसका अपना अलग ही संसार है। यहाँ आदमी पल में लखपति बनकर आतिशबाजी की तरह आकाश में जा पहुँचता है और फिर भगवान की तरह अदृश्य हो जाता है। और हंसता खेलता खाता गरीब आदमी गुमनामी से पताल में खो जाता है। मंडी के कुएं के पास खड़े काली ये सब दृश्य देख रहे थे। एक कोने में लड़ाई झगड़े की ऊंची आवाज़ें और चीख पुकार सुनाई दे रही थी और दूसरी ओर त्रिशूल और खड्गधारी साधु अपने कौशल बगल में दबाए उस ओर से चले जा रहे थे। तो आज हम देखेंगे यहीं तक। इसके अगला भाग हम देखेंगे अगले भाग में। तो फिर पुनः आपसे भेंट होगी अगले भाग में। तब तक के लिए आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में अपने शेयर करें और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से उसे भी बताएं। पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।